स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड अनुसंधान विधि क्या होती है? अनुसंधान विधि शिक्षा प्रणाली में प्रगतिवाद का समर्थन करने वाला व्यवहारवाद है, जो शिक्षार्थियों को अपने निजी अधिगम हेतु उत्तरदायी बनाने पर बल देता है। अधिगम के एक संसाधन के रूप में अनुसंधानकर्ता समकाली विधि पर आधारित है, जो शिक्षार्थी को करने द्वारा सीखने में सहायता करती है। आधुनिक विचारक या विद्वान ऐसी शैक्षिक विधियों पर बहुत ध्यान देते हैं जिनके द्वारा बालक को चीज़ों के अन्वेषण हेतु स्थान एवं स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। यह विधि विज्ञान विषयों में बहुत लोकप्रिय है। पहले इस विधि को अनुमान विधि ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता था, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा किया गया था। अनुमान हेतु समानार्थक के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द ह्यूरिस्टिक एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है ढूंढना। डिस्कवरी यानी ढूंढना। जब इस विधि को अन्य विषयों हेतु भी अनुकूल में देखा गया तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में भी इसका समर्थन किया जाने लगा, यानी सामाजिक एसएसटी के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी मेथड। कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी मेथड क्या आता है इसमें? अनुसंधान विधि का अर्थ मुख्यतः किसी अव्यवस्थित स्थितिगत विधि शिक्षण के दर्शन से है, जहां विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से किसी अध्यापक के मार्गदर्शन के अधीन सामूहिक गतिविधियों में प्राय संयुक्त रूप से स्वयं और निजी गति के अनुसार समस्याओं का समाधान ढूंढने की अनुमति होती है। यानी एक तो इसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और अध्यापक क्या करता है? केवल मार्गदर्शन। अध्यापक का काम क्या होता है? मार्गदर्शन करना। और विद्यार्थी क्या करते हैं? अपनी गति के अनुसार जो समस्या उनके सामने रखी गई है उसका सॉल्यूशन ढूंढने का काम करता है। ठीक है, विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार, अध्यापक केवल मार्गदर्शक का काम करता है। इसके जो स्टेप्स हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। स्टेप्स क्या हैं? विषय और अनुसंधान के उद्देश्य संबंधी समझ, यानी जो विषय है और अनुसंधान, विषय और अनुसंधान के उद्देश्य संबंधी समझ। तो सबसे पहले तो क्या, बच्चों को जो विषय दिया गया है उस और अनुसंधान के जो उद्देश्य रखे गए हैं उसके बारे में समझ देना। दूसरा क्या है? प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा एकत्रित करना। प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा एकत्रित करना। यानी जो बच्चों को आप कोई प्रॉब्लम देते हो, कोई समस्या देते हो, कोई आप उसको ऐसा टॉपिक देते हो जिसमें उसने डिस्कवरी मेथड का प्रयोग करना है, तो उसमें क्या होता है कि प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो डाटा होता है उसको विद्यार्थी एकत्रित करते हैं। उसके बाद है संग्रहित डाटा का विश्लेषण करना। संग्रहित डाटा का विश्लेषण करना। अब इसमें क्या आ जाता है कि मान लो बहुत सारा डाटा उसने इकट्ठा किया है, अब उसका विश्लेषण करना कि समस्या से संबंधित कौन सा डाटा उसके काम आएगा। उसके बाद जो प्रमाणित
यानी जो डाटा एकत्रित किया था उसका जो विश्लेषण किया, उसमें से जो डाटा निकल कर आया, उस डाटा का सूत्रीकरण करना, ठीक है, उनकी लिस्ट बना लेना। और उसके बाद है पूर्व अवधारणाओं का परीक्षण। पूर्व अवधारणाओं का परीक्षण, ठीक है। और लास्ट का जो हमारा इसमें पॉइंट आ जाता है वो होता है निष्कर्ष प्रदान करना। इसमें हम एक चीज को समझ लेते हैं। देखो, मान लो आपने कोई भी प्रॉब्लम दी, जैसे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, आपने एक प्रॉब्लम बच्चों के सामने रख दी एसएसटी के अंदर। बच्चों को आपने बोल दिया भाई अपने एरिया के अंदर जाइए और जनसंख्या क्यों बढ़ती है उसके जो कारण हैं आप ढूंढ के लेके आइए। तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग दिशाओं में चले गए और वो क्या करते हैं, वहाँ से बहुत सारा एक डाटा एकत्रित करना है। तो सबसे पहले तो आपने उनको विषय बता दिया, भाई जनसंख्या है, उसके बारे में आपने आंकड़े एकत्रित करने हैं, भाई जनसंख्या क्यों ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद अनुसंधान का आपने उद्देश्य बता दिया, भाई हम आखिर में इसका सॉल्यूशन पे जाएंगे। प्रकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण डाटा है, अब बच्चों ने बहुत सारा एकत्रित एकत्रित किया। कोई कहेगा भाई गरीबी के कारण, कोई कहेगा अमीरी के कारण, कोई कहेगा कुछ भी, मतलब अलग अलग डाटा बहुत सारा वो इकट्ठा करके लेके आ जाएंगे। अब फिर उसको बैठ के वो फिर डाटा का विश्लेषण करेंगे। हाँ, जो आपका टॉपिक है अब उससे संबंधित कौन कौन से पॉइंट हैं। उसके बाद प्रमाणित जो, मतलब आपने जो अध्यापक के मार्गदर्शन में जो भी आप प्रमाणित कर दिया गया डाटा या आंकड़े, अब उसको सूत्रीकरण, उसको लिस्ट बना लेना। उसके बाद पूर्व अवधारणाओं का फिर परीक्षण करना, भाई जो हमने अवधारणाएं रखी थी, भाई क्या ये जो डाटा इकट्ठा करके लेके आए हैं या उससे मैच कर रहा है या नहीं। उसके बाद निष्कर्ष प्रदान करना, हाँ ये टॉपिक हम लेकर आए थे, ये प्रॉब्लम थी और हमने ये इसका ये निष्कर्ष निकाला है। तो ये पूरा का पूरा स्टेप ऐसे चलता है इसका। उसके बाद आ जाता है सामाजिक विज्ञान के विषय में किसी प्रकरण की उदाहरण। अब मान लो उदाहरण के जरिए अगर हम बात करें एसएसटी के अंदर, तो जैसे वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन चला, ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन चला। तो आप सबको पता ही होगा चलाने वाले कौन थे, महात्मा गांधी जी। तो 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन चला। अब हमने इसके बारे में पढ़ना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले चरण में विद्यार्थियों को स्वयं हेतु यह स्पष्ट करने में सहायता दी जाएगी कि उन्हें 1920 की असहयोग आंदोलन के पीछे की स्थिति विशाल परिस्थितियों का परीक्षण करना पड़ेगा। यानी असहयोग आंदोलन 1920 में चला, लेकिन क्यों चला, क्या कारण थे। तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे हमारा जो देश है वो गुलाम था, वो अंग्रेजों के अधीन था। उनसे मुक्त कराने के लिए असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया। तो हम उससे पहले की जो बात है उनको बताएंगे। उसके बाद इस दूसरे चरण में क्या आ जाता है, विद्यार्थियों को परीक्षण में अभिव्यक्त किया जाएगा और वह अपने अनुसंधान में अपनी सहायता हेतु महत्वपूर्ण डाटा एकत्रित करेंगे। यानी यहाँ अब डाटा एकत्रित वो करेंगे। उसके बाद तीसरे चरण में क्या आ जाएगा, विद्यार्थी इस लहर की परिस्थितियों से के संबंध में एकत्रित डाटा को, अब बहुत सारे मैंने बताया था भाई अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग दिशाओं में आपने विद्यार्थियों को भेज तो दिया अलग अलग गली के अंदर। अब वहाँ से डाटा जो एकत्रित किया है अब उसको बैठ के वो क्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। विद्यार्थी उन सभी संभव स्थितियों की सूची तैयार करेंगे जिसमें उनको तीसरे चरण में एकत्रित डाटा का विश्लेषण की दृष्टि से हमने सुना है। और पांचवें चरण में क्या है, सभी प्रमाणित योग्य परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे और इन परिस्थितियों के संबंध में सर्वोत्तम प्रभावी, मतलब सर्वोत्तम जो 1920 के असहयोग आंदोलन के ज़्यादा नज़दीक हैं पॉइंट, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद छठे में क्या आ जाता है, विद्यार्थियों द्वारा सर्वोत्तम परिस्थिति को स्वयं पुनः जटिल परीक्षण अधीन रखा जाता है और इसके बाद विद्यार्थी इस पर चर्चा करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये मतलब एक डिस्कवरी मेथड इस तरह से काम करता है। अब इसकी हम अगर लाभ की बात करें, डिस्कवरी मेथड के लाभ क्या हैं, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, यह विधि बालकों को मौलिक विचारों को उत्पन्न करने और कल्पना शक्ति को संचालित करने में प्रोत्साहित, यानी बच्चों की जो कल्पना शक्ति है
उसका विकास करती है। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, अनुसंधान द्वारा अधिगम विधि बहुदिशाई सोच और विचार की लचकता को प्रोत्साहित करती है। बहुदिशाई सोच मतलब जो बच्चों की सोचने की शक्ति है, ठीक है, बहुदिशाई अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग फील्ड के अंदर, अलग अलग पॉइंट के लिए, तो उसका विकास करती है, सोच का विकास करती है। तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, यह विधि विद्यार्थियों को वैज्ञानिक प्रवृत्ति और अनुमान प्रवृत्ति के विकास में सहायता है। यानी बच्चों की क्या होती है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का निर्माण, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का निर्माण। उसके बाद आ जाता है स्वयं वाचन, सेल्फ रीडिंग, स्वयं वाचन, सेल्फ रीडिंग के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करती है। अनुशासन, क्योंकि यहाँ केवल अध्यापक मार्गदर्शन का काम करता है, बाकी सारा काम विद्यार्थियों ने खुद करना है। यह विधि विद्यार्थियों के उचित मानसिक विकास में सहायक है। सारा काम विद्यार्थियों को ही करना है, तो मानसिक विकास में सहायक है। उसके बाद यह विधि सीखने वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र, मतलब उनके ऊपर ये नहीं है भाई कोई बैठा है, कोई थोपा हुआ है कार्य, वो स्वतंत्र चिंतन करते हैं। यह विधि आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। जब किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, बच्चे के आत्मविश्वास के अंदर बढ़ोतरी होती है। उसके बाद बच्चे अधिक विशाल परिप्रेक्ष्य और अंतर्दृष्टियों का विकास कर सकते हैं। यानी बच्चों की जो अंतर्दृष्टि का विकास, तो ये जो हमारी विधि है, इस प्रकार से बच्चों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। मनोवैज्ञानिक विकास, बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास में सहायक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह विधि विद्यार्थियों को निष्क्रिय स्रोत बनने की अपेक्षा ज्ञान में सक्रिय, ज्ञान में सक्रिय मतलब ये नहीं है अध्यापक काम कर रहा है और विद्यार्थी निष्क्रिय हो गए, ये विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। यह विधि अध्यापक को शिक्षार्थियों का कोई ऐसा सूत्रधार बनने की अनुमति देती है जो शिक्षार्थियों को तत्कालिक वातावरण में उनके समक्ष पेश आने वाली समस्याओं को ढूंढने का दिशा निर्देश देता है, ताकि वह अपने समाधानों का निर्माण स्वयं कर सके। समाधानों का निर्माण स्वयं विद्यार्थी कर सकते हैं। अब किसी चीज़ का जब कोई लाभ होता है ना, तो उसकी हानियां भी होती हैं। अब एक बार हानियां भी देख लेते हैं भाई, इसकी विधि की हानियां क्या हो सकती हैं। सभी विद्यार्थियों के अनुकूल नहीं है, पहला पॉइंट तो यही है, सभी विद्यार्थियों के लिए अनुकूल नहीं, तो पहला पॉइंट तो यही आ गया, मतलब हर प्रकार का बच्चा इसमें भाग नहीं ले सकता। यह विधि अध्यापकों से भी बहुत आशा रखती है और अध्यापक की ओर से कक्षा में सदैव सभी विद्यार्थियों के स्वतंत्र परीक्षण प्रति व्यक्तिगत विशेष ध्यान देने की, मतलब अध्यापक की भूमिका की बात की गई है भाई, महत्वपूर्ण होती है। लेकिन यहाँ तो इस विधि के अंदर तो इन्होंने बोल दिया भाई केवल मार्गदर्शन का काम करता है। हो सकता है कोई बच्चा शरारती हो और वो काम ढंग से ना कर पाए। यह विधि सामाजिक विज्ञान के विषय में शिक्षण में उचित और व्यवहारिक नहीं है और सभी कक्षाओं के लिए अनुकूल नहीं है। छोटे बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है, सभी कक्षाओं के लिए अनुकूल नहीं है। उसके बाद योग्य अध्यापक और अनुसंधान विधि के उपयोग में अनुभवी अध्यापकों की कमी। हमेशा अनुभवी अध्यापकों की कमी बनी रहती है। पूर्व अवधारणाओं आदि की स्थापना करने वाले डाटा एकत्रित करने की चुनौती कार्यपूर्ण होती है, कई बार चुनौतीपूर्ण। कई बार क्या होता है, जब हम आंकड़ा एकत्रित करने के लिए फील्ड में जाते हैं तो हमें गलत आंकड़ा दे दिया जाता है और हम उसको नोट करके आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है जो हमारी समस्या का समाधान है वो हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते। और लास्ट पॉइंट हम रख सकते हैं,
प्रशिक्षण हेतु कोई सहायता नहीं। सबसे पहले तो बच्चों को उस फील्ड से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रशिक्षण हेतु कोई सहायता नहीं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो विद्यालयों में अनुसंधान विधि के अनुप्रयोग द्वारा प्राप्त जो मूल्यवान लाभ और वृद्धियों के साथ साथ सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में भी अनुसंधान विधि के उपयोग की कुछ गंभीर व्यवहारिक सीमाएं और दोष भी दिखाई देते हैं। तो ये था बच्चों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।